the word return on capital employed, or we can say return on investment, right? तो अगर बिजनेस में ओनर्स जितना इन्वेस्ट किया है, राइट, उसमें उसको क्या रिटर्न मिल रहे हैं ओनर्स को, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ओनर्स। अगर ओनर्स को रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ज़्यादा, यानी वो ये जानने की कोशिश करता है कि कितना आप पैसे लगा रहे हो उसमें कितना आपको पैसा छूट रहा है। तो वी नो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, इट इज जनरली शेयरहोल्डर्स फंड्स, इट मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। ये सब मिला के ओनर्स के फंड बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लेट्स अंडरस्टैंड, right, what is exactly capital employed and how you find the return on investment on that. So return on investment or return on capital employed shows the relationship between of profit before interest and tax. It's not after, right? ये word बहुत important है. It is why before, क्योंकि interest and tax तो आप बाद में भरते हो, पहले आप कितना कमा रहे हो वो समझ में आ जाएगा उसमें से, right? So जो profit की बात कर रहे हैं, profit before interest and tax. The net result of the operations of a business is either profit or loss. ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में पूरे साल दरम्यान या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। The sources that is funds used in the business to earn this profit are shareholder funds and loans. तो दो चीज कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम बात करते हैं तो दोनों चीज को हमको कंसीडर करना है। एक तो शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं वो, और जब बाहर से पैसा लगाया वो। सी मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब बोल रहा हूँ तो बिजनेस में पैसा कौन सा लगाया है, हमने शेयर होल्डर्स के पैसे लगाए ही लगाए हैं। तो शेयर होल्डर्स अगर जो देता है पैसा बिजनेस में डालता है वो तो लगाया ही है, उसके साथ साथ हमने वो भी पैसा लगाया है जो बाहर से आया है लोन के तौर पे से, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में ये लोग बोल रहे हैं दो चीज आएगी, राइट, सिंपल से समझ लो। और दो चीज कौन सी है, एक तो है शेयर होल्डर्स फंड्स, वो आपको पता ही, शेयर कैपिटल रिजर्व्स, एंड दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ नॉन करंट लायबिलिटीज क्यों, बिकॉज वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है, राइट, क्योंकि वो भी पैसा लगाया तो होगा ही बिजनेस में। तो पैसा दोनों को लगाया है, आपने खुद जो लगाया है एज अ ओनर और जो बाहर से लिया है वो दोनों। असेट साइड अप्रोच से अगर देखने जाए तो आप क्या करोगे, आप उल्टा जाओगे, यानी नॉन करंट असेट्स जो है सभी कोई, और वर्किंग कैपिटल यानी नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। अगर आप ये दोनों को ऐड कर दोगे, ये आप पढ़ चुके हो, राइट, आप ये दोनों को ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा। ये क्लियर हो रहा है असेट साइड अप्रोच? यस, या मैं समझाऊं वापस इसको? Yes, anyone? Do you want me to explain asset side approach again? No, sir. No. Fine. यहाँ पे वापस वो सर्कुलर की बात की है, 2013 का जो सर्कुलर था उसमें लिखा है साफ साफ कि आपको मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, डिफर्ड टैक्स असेट्स है, अदर लॉन्ग टर्म, ये सब पे जज नहीं किया जाएगा, राइट, कहीं पे भी। तो ये सब कुछ सिर्फ आपको फॉर्मेट में याद रखना है, वैसे याद नहीं रखना है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाइवा में पूछ सकते हैं आपको, ऑन इन्वेस्टमेंट असेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये कितना प्रॉफिटेबल है एंटरप्राइज, राइट, कितना पैसा लगाया है उसमें, सामने से कितना आप रिटर्न हो रहा है। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेसेस आर यूज्ड, राइट। क्या वो ढूंढ रहे हैं आपको, हाउ एफिशिएंटली, राइट। So return on capital employed is a fair measure of the profitability of any concern, any business, with the result that the performance of different industries may be compared, right? तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको कंसर्न करनी है कोई भी बिजनेस की, राइट, या फिर परफॉर्मेंस कंसर्न करनी है, तो इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से। एन एंटरप्राइज शुड हैव अ सेटिस्फैक्टरी रेशियो, यानी लोग जो कमा रहे हैं मार्केट में 12%, 15%, 25%, 30%, वॉट एवर, वैसा अच्छे से कमाना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी। टू असेस whether ratio is satisfactory or not, it should be compared with its own ratio of the past years. उससे खुद के ही रेशियो पास्ट ईयर के साथ कंपेयर किए जाने चाहिए, तो ही उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली बिजनेस क्या अच्छे से कमा रहा है या नहीं कमा रहा है।
या कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है हर साल या नहीं बढ़ रहा है। समझते, with the help of the following information calculate return on investment। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जज करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख, राइट। हमको नेट आफ्टर नहीं चाहिए, आपको बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बिफोर और टैक्स भी बिफोर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, राइट, उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं। तो इसमें पहले ये मैं समझा देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे जाके। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ, राइट। नॉर्मली क्या होता है, आप ये समझिए, ये कंसेप्ट को ऑलवेज याद रखिएगा। एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा जिसको बोलते हैं, राइट। पहले ये आता है एक्चुअल में, राइट, एक फिगर आता है, उसमें से हम क्या लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं। ये माइनस करने से ही आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, एबिट। एबिट यानी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गया, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मिलता है आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से आप क्या करते हो, अभी इंटरेस्ट माइनस करते हो, राइट। तो अगर आप इंटरेस्ट में माइनस कर देते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या मिलता है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से लास्ट में आप क्या माइनस करते हो, टैक्स, राइट। तो जैसे आप टैक्स माइनस करते हो इसमें से, तो आपको जो मिलता है वो क्या होता है, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल, आफ्टर टैक्स, सब कुछ माइनस करके, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको एक्चुअली क्या चाहिए पता है, ये सब में से आपको ये चाहिए, ईबीआईटी, ये पॉइंट चाहिए आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आ रहा है ये, आप ये पॉइंट पे आपको खड़ा रहना है। यानी अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है, राइट, आपको रिवर्स कैलकुलेशन मार के यहाँ पे आना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Right, so this is very very important. So let me again share your textbook, right. So let's say with the help of the following information calculate return on investment। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख, 10% डिबेंचर्स है 10 लाख, टैक्स है 40%, राइट, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख। क्या करेंगे हम, इसके अंदर रिवर्स जाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो जाते मैं सम यहीं पे ले लेता हूँ, आपको तो क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपको ये दिया है कि जो 6 लाख का जो अमाउंट है वो ये है, यहाँ पे है, मैं उसके सामने लिख देता हूँ, राइट। और बाद में क्या बोला है, 10% उसमें डिबेंचर्स है, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो कहीं ना कहीं उनका 1 लाख का इंटरेस्ट भी होगा, राइट, जो माइनस कर करके आया होगा, और वो टैक्स भी माइनस हुआ होगा। मुझे पता नहीं टैक्स कितना माइनस हुआ होगा, पर यहाँ पे लिखा है टैक्स है 40%। ये आपको पता होगा कि अगर 40% टैक्स माइनस हुआ है, यानी 40% अगर मैं माइनस करता हूँ, तो जो बचता है वो कितना, 60% होगा ये। तो 60% 6 लाख, तो 40% कितना, 4 लाख माइनस हुआ होगा, राइट। तब जाके ही तो ये 100% हुआ होगा, राइट ना। तो 10 लाख बराबर है, और उसमें मैं अगर इंटरेस्ट भी ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 लाख। दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है ये? Yes, क्लियर sir. हो रहा है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको फॉर्मूला में लगा देना है, राइट, कि 11 लाख अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे ही दी है, कितनी है, 80 लाख, तो कितना होगा,
It is equal to 13.75%, something around, right? क्योंकि 10 लाख अपॉन 8% अगर देखने जा तो कितना होता है 12.5, right? और 12.5 अलग से यानी 1.25 अलग से, सॉरी, so that is equal to 13.75. This is how you got it. This is my way of doing it very quickly. Clear है ये? Yes, sir. चलिए, अभी काफ़ी जगह पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया होगा, तो आपको फाइंड करना है, बस यही सब रहेगा, राइट? काफ़ी जगह पे फाइंड करना है, काफ़ी जगह पे दिया है तो फाइंड नहीं करना होगा. सो लेट मी शेयर अगेन द बुक विथ यू, राइट? चलिए, आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अभी ये खुद कीजिए थोड़ा, राइट? आई गिव 5 मिनट्स. टैक्स है 1,20,000. अभी यहाँ पे असेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट असेट है. साथों साथ आपको ये भी दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस है, करंट लायबिलिटीज है एंड 12% डिवेंचर्स भी. चलिए, शेयर कर देता हूँ आपको. पहले कैपिटल एम्प्लॉय निकाल दीजिए, बाद में हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं. The capital employed will be 24. शांति से 24 लाख. 6 lakh. हाँ, 6 लाख, दैट्स राइट आंसर. And net profit before interest and tax? Yes. इंटरेस्ट कितना है? इसका 12% निकाल दो. Sir, 2,88,000. Yes, that's true. 2,88,000. Very good. So the simple formula you need to follow is this: 2,88,000 upon 6 lakh into 100. You will get the answer. Clear है ये? What is the answer coming to? आ रहा है? So 48 percentage. Yes, that's true. 48% is the right answer. Fine. Let me give you one more sum at last. Want to do one more sum?
Yes, sir. Okay, do this. यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है, राइट? तो अगर आपको सेल्स मिलता है तो उसमें से निकाल सकते हो, अगर सेल्स है यहाँ पे, सेल्स भी दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, so you can find it out. पहले आपने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? मिला कैपिटल एम्प्लॉयड? You can go with the asset side approach also. Sir, 5,40,000. Yes, 5,40,000. That's true. What is net profit before interest and tax? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया ही हुआ है, टैक्स से पहले का तो बता ही दिया है आपको, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट जो रेशियो जो आएगा आपका 24% निकालोगे वो एग्जैक्टली बिफोर टैक्स का ही है। Sir, 2,70,000. यस, 2,16,000 वो आएगा एंड 15% उसका, राइट, 2,70,000। नाउ फाइंड इट आउट, द रेशियो इज सिंपल, 2,70,000 अपन 5,40,000 आधा है यानी 50% है। Fine. Now more sums you need to do at home. Basically, illustrations आज करना घर पे, just try it out. Right? Illusion 124 ये तो easy है, क्योंकि जब अगर आपको बैलेंस शीट दे दी हो तो बहुत easy हो जाता है। आपको सीधा क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देना है, राइट? एंड नेट प्रॉफिट बिफोर है, यहाँ पे लिखा है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है वो देख लेना है, 8 लाख का, राइट? और अगर कोई टैक्स है कि नहीं है, तो टैक्स अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेशन में नहीं लेने का, राइट? तो हम यहाँ पे लिया ही दिया है बिफोर टैक्स से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बैलेंस शीट में तो बहुत इजी हो जाएगा, तो 125 126 तो आप कर ही दोगे आराम से। 126 भी इजी है। इसमें आपको ये देखना है कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अभी इसमें बहुत इजी है, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? तो इक्विटी शेयर्स आ रहा है और सॉरी, इक्विटी शेयर्स यानी कैपिटल शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, माय मिस्टेक, एंड परचेज ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी बढ़ रहा है। तो अगर शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा,
और अगर डिनोमिनेटर कभी भी बढ़ता है तो रेशियो विल डिक्रीज, राइट। इजी है। जैसे चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन 12,500 ऑन मशीनरी, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, राइट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो मशीनरी डिक्रीज होता है, राइट। उसका मतलब ये भी होता है कि नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन चार्ज होने से, राइट। तो अगर नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा यानी न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो एंटायर रेशियो विल डिक्रीज। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय चेक, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं चेक से, यानी 2 लाख का, तो उसका मतलब ये होता है कि डिबेंचर यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई पार्ट है वो जा रहा है, तो वो तो निकल ही जाएगा 2 लाख से। बट अगर ये नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं लाता है तो ठीक है, पर यहाँ पे साथ में नेट प्रॉफिट पे भी चेंज आएगा, राइट। सी नॉर्मली क्या होता है कि हम रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अभी ये पेचीदा बात है क्योंकि आपको ये थॉट चैप्टर पढ़ाया नहीं गया इस बार, राइट। इसमें 2 राय है। एक राय ऐसी है कि नेट प्रॉफिट चेंज होता है, दूसरी राय ऐसी है जिसमें नेट प्रॉफिट चेंज नहीं होता है। पर अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि नेट प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा है तो नो चेंज, पर अगर नेट प्रॉफिट चेंज हो रहा है तो रेशियो डिक्रीज होगा। पर ऐसे समझ लेते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, नेट प्रॉफिट में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली डिबेंचर किसका पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो अगर रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर कम हो जाएंगे, दैट इज नंबर 1, राइट। डिबेंचर कम हो जाएंगे। अभी ये रिडीम्शन क्या कब किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया या एंड ऑफ द ईयर किया, राइट। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज मेंशन ही नहीं है, राइट। तो ऐसा मान सकते हैं कि रिडम्पशन हमने लास्ट डे को किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे को किया तो डिक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ही नहीं, राइट। सी अगर लास्ट डेट को किए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर फर्स्ट डे को करेंगे तो क्या होगा, जो डिबेंचर का जो ब्याज होगा ना फर्स्ट डे को करेंगे तो वो कम हो जाएगा, राइट। तो लास्ट डे को करेंगे तो नॉट चेंज। यहाँ भी ये माना गया कि लास्ट डेट को, यहाँ पे लिखा नहीं कहीं पे भी, तो मैं बता दूँ ये लास्ट डेट को एजम्पशन किया गया है। अभी कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो क्या होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये 9% जो ब्याज जो था ना, राइट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो नहीं दिखेगा, राइट। 9% का ब्याज दिखेगा नहीं। सो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड नॉट अ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों करंट लायबिलिटीज, बिकॉज इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया गया है। पहली बात तो ये समझो, इसका मतलब ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा, बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, उसका मतलब हेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज याद रखो कि जब भी ये कन्वर्जन होता है या रिडम्पशन होता है, राइट, तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाता, राइट, ये समझा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे भी डज नॉट रिड्यूस इन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिखा जाएगा, ये हर वक्त क्या क्या माना जाएगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो उसको इस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए शेयर कैपिटल बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, यानी आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इसीलिए रेशियो डिक्रीज हो रहा है। जबकि थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में हम अज्यूमशन कर रहे हैं कि ये हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे और कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रिडम्पशन किया जाता है, करंट लायबिलिटी का पार्ट। इसको ये दोनों को टिक करके रख दो, ये दो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसा, राइट। बाकी सब मिसलेनियस है, आई एम नॉट गोइंग टू गो विद द मिसलेनियस थिंग। पर अगर आपको इसमें किसी डाउट हो, बहुत इजी है, ये आप अभी खुद कर सकते हो, राइट। मिसलेनियस एक बार गो थ्रू कर लेना। द चैप्टर इज ओवर बाय नाउ, पर हाँ, और ये मस्त है, इम्पॉर्टेंट आपको अच्छे से दिया गया है यहाँ पे, राइट। ये सभी रेशियोज दिए गए आपको यहाँ पे एक साथ, तो इसको गो थ्रू करना है आपको। फ्रॉम टुमारो व्हाट आई एम थिंकिंग इज विल मूव टुवर्ड्स द
new chapter, and that is cash flow chapter. Yes, any doubt in here Yes, sir. so far? No, sir. Okay, मेरा क्या करूं? Okay, fine, no doubts. If you have any doubts, you can just let me know. कौन सा कैश फ्लो स्टार्ट करना है या इसके डाउट्स और करने हैं, whatever. अभी आप मुझे कितने सम्स हो गए आपके टोटल, और यहाँ पे है कितने, 161 के करीबन करीबन है. तो मैं देखने जाऊंगा तो 161 है, राइट. आपके कितने हो चुके हैं? 111. 111 हो चुके हैं, यानी 50 सम्स बाकी है. 10 दिन गिन लो, एक सम 10 सम का ले, 5 दिन गिन लो, 10 सम एक दिन का. Yes, sir. राइट. तो आज 18, 19, 20, 21 एंड 22 का ड्यू डेट रखता हूं मैं. फाइन. Yes, sir. That's it, beta. We'll meet tomorrow, right? With the new chapter, cash flow. In the evening, I'll just again message you for the economics class, right? It will be there, right? Just in case sir meeting ना रख दे हमारे स्कूल की, तो शायद नहीं होगा, वरना it is there, right? So economics का lecture है 6 बजे as usual our time. Fine. So again I'll message you for that. Fine, beta. Yes, sir. Okay. Goodbye, beta. Take care.